माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के का ध्यान एक अति लोकहित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, प्रदेश में डेंगू के आए दिन नए केस आ रहे हैं। अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा डेंगू के मामले आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा गंभीर मामला है। इसमें स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर डेंगू को रोकथाम के उपाय नहीं लिए जा रहे हैं। पिछले वर्षों में नवंबर के प्रथम सप्ताह तक डेंगू के मामले में कमी आ जाया करती थी, परंतु इस वर्ष इनमें अभी तक लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले पंचकुला में 1200 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं। दूसरे व तीसरे नंबर पर हिसार में 435 केस आ चुके हैं। करनाल में 357 केस डेंगू के आ चुके हैं। डेंगू की बीमारी को अगर ठीक से समय पर इलाज ना मिले तो घातक भी साबित हो सकती है, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा समय पर रोकथाम के आश्वायक कदम ना उठाए जाना है। इस कारण लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष व्यक्त है। अतः सरकार इस सदन के द्वारा अपने व्यक्तित्व देकर स्पष्ट स्थिति साबित करे, स्थिति को पूरी स्पष्ट तरह से साबित करने का काम करे। चलते हैं दबादब उसको सिरसा लेके जाते हैं तो वहाँ से हॉस्पिटल से जवाब आ जाता है कि जी हमारे पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, आप इसको आगे अग्रवाल लेके जाइए। जब वो अग्रवाल लेके जा रहे होते हैं, ब्रेन हेमरेज एक ऐसा केस है जिसके अंदर एक एक मिनट जो है वो आपकी ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बताती है। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने राह के अंदर दम तोड़ दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहूँगा कि जहाँ सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, जहाँ एडिशनल बजट्स की बात हो रही है, जो प्रीवियसली एलोकेटेड बजट्स है उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करने का काम करें, क्योंकि आज पूरे प्रदेश भर के अंदर जो गरीब जनता है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किसी चीज़ की है तो वो सर हेल्थ केयर को लेकर के। साथ ही साथ इसी का एक हिस्सा है ड्रग्स को लेकर के, क्योंकि आज के दिन सर नशा मुक्ति भी एक हेल्थ केयर का ही पार्ट है। और बड़ी दुख की बात है कि जहाँ सिरसा जिले की बात होती है, पूरे प्रदेश भर के अंदर बात होती है, बढ़ते नशे की बात होती है, हम हमेशा बात करते हैं भी इसको रोका जाए, लेकिन हम कभी इस बात पे चर्चा नहीं करते भी जो पीड़ित है, जो जवान लड़का कोई 21 साल का 22 साल का मौत से जूझ रहा है, जो इससे पीड़ित है, उसकी किस प्रकार से मदद करी जाए, उसको किस प्रकार से रिहेबिलिटेट किया जाए। आज पूरे सिरसा जिले के अंदर केवल और केवल 55 बेड्स हैं जो नशा मुक्ति के लिए सरकारी तौर पर निर्धारित करे गए हैं। 5 कालांवाली में है और 50 सिरसा शहर के अंदर है। और उनकी भी अगर आप हालत देखेंगे तो इतनी बुरी हालत है कि कहीं पर मतलब आपको यूँ देख के इतना तरस आएगा उनके ऊपर कि भाई जो यहाँ 30 दिन लगा गया वो तो बाहर कहीं ना कहीं ढूंढेगा। आप मानेंगे नहीं सर, उसके अंदर एक जो पीड़ित होता है उसका ध्यान नशे से दूर करने के लिए उनको क्या कहा जाता है, गेहूं और चावल मिला के थाली में दे दिए जाते हैं और कह देते हैं भाई अब इसको छांटने का काम करो। सर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी अब ज़माना बहुत आगे निकल चुका है, मेडिसिन के अंदर एडवांसमेंट्स बहुत आ चुके हैं और खासकर मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत एडवांसमेंट्स आ चुके हैं। इसकी गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि जो पीड़ित हैं उससे उनको वाकई में ही ऐसा ना कि भाई सिर्फ नशे से दूर रखो और काम अपना कर दिया, कम से कम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने अच्छे हमारे पास डॉक्टर्स हों, साइकाइट्रिस्ट हों जो अच्छी तरह से मेंटली एक पेशेंट को ट्रीट कर सकें। उसके अलावा सर एक इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज को लेकर डिमांड नंबर 19 पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। सर हमारे हल्के के अंदर, रानी हल्के के अंदर आज 38 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर पीने की पानी की कोई प्रावधान नहीं है, कोई नहरी पानी नहीं। रानिया शहर के अंदर भी, एक शहर होने के बावजूद, एक कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद भी उसके अंदर कहीं पर भी नहरी पानी पीने का नहीं पहुंचाया जा रहा। आज भी जो पानी है वो ट्यूबवेल चला जाता है। सर इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिरसा क्षेत्र के लोगों को ये उठाना पड़ता है कि घग्गर का एक हिस्सा जो है वो पंजाब में से होते हुए आता है और वहाँ पर पोल्यूशन की वजह से जो पानी की सीपेज है, जो पोल्यूशन की सीपेज है और जो ग्राउंड वाटर है वो दिन प्रतिदिन उसका जो स्तर है वो खराब होता जा रहा है। एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण जो है वो आज ही पोल्यूटेड वाटर बन चुका है। इसके ऊपर भी पर्याप्त तरीके से कार्रवाई भी की जाए और किस तरह से भाई गाँव के अंदर ट्यूबवेल का पानी ना दे करके गाँव के अंदर नहर का पानी पीने के लिए, जो बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए बड़ा ज़रूरी है, वो किस प्रकार से पहुँचाया जाए, इस चीज़ के ऊपर भी पूरा मंत्री जी ध्यान दें। सर एक और मेरी इसके अंदर डिमांड है नंबर 11 पर फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर को लेकर के। सर हमारे जो प्रदेश के अंदर जितने भी डिपो होल्डर हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जितनी भी
कणक आती है या कोई भी राशन आता है वो ट्रकों में आता है, बोरियों में आता है, और वो एज इट इज़ वो बोरियां जो हैं उनको उतारा जाता है और फिर उन बोरियों को ले जाके भाई किसी गैरेज में या जो भी स्टोर करने की जगह है वहाँ सीधा बोरियों को रखा जाता है और शटर बंद कर दिया जाता है। सर हम भी अपने घरों में मेरे ख्याल से बहुत ऐसे लोग होंगे जो अपने घरों में गेहूँ भी रखते हैं और भी रखते हैं। हम कभी भी अपनी गेहूँ बोरियों में डाल करके कहीं किसी डैम्प जगह में नहीं रखते। हम कोशिश करते हैं या तो इसको ऊंची जगह रखा जाए या ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पर हवा ना लग सके, जहाँ पर पानी ना लग सके। इस प्रकार की गाइडलाइन बनाई जाए और साथ ही साथ जो अधिकारी उनके ऊपर भी सख्ताई करी जाए कि भाई प्रॉपर तरीके से इसकी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ग्रेन्स हमारे डिपो के अंदर जाते हैं वो इसी कारण से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाती उसकी वजह से ये खराब हो जाता है। साथ ही साथ एक बड़ा विषय और भी है इन डिपोज के अंदर कि सर जब बुजुर्ग कोई आदमी आता है, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, बहुत से ऐसे बुजुर्ग होते हैं जिनके आगे शायद बच्चे ना हो, जिनका आगे परिवार ना हो, बहुत विधवा भी इसके अंदर जाते हैं। और सर ये वही लोग हैं जो मजदूरी भी करते हैं। इनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो फिंगरप्रिंट्स इरोड हो जाते हैं, कई बार ख़त्म हो जाते हैं, कई बार मशीन उठा नहीं पाती। इसकी वजह से बुजुर्गों को बड़ी दिक्कतें आनी पड़ती है। इसका भी प्रावधान लाया जाए, एक्सेप्शंस बनाए जाए, गाइडलाइंस बनाए जाए कि किस प्रकार से जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है उनको डिपो के माध्यम से कैसे सही पर्याप्त तरीके से उन तक भी इस प्रदेश का राशन पहुंचाया जाए। धन्यवाद।